सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जो चैप्टर बच चुके हैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, वो चीजें पढ़ ली, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए 13 जो आपका चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। इस चैप्टर के बारे में बात करनी थी। इसको एक सिंपल भाषा में या फिर इसका एक शॉर्ट नाम है, इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहां पर नाम आ रहा है डाटा। ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स जहां से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई सूचना मिल रही है, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन, उसको कहा जाता है डाटा। ठीक है, सोर्स को कहा जाता है स्रोत, इंफॉर्मेशन को कहा जाता है सूचना। यानी कि किसी भी जगह से अगर हमें कोई सूचना मिल रही है, कोई भी अगर ऐसी चीज जिससे हमें कोई सूचना मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको कहा जाता है डाटा। अब ये जो डाटा है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी डाटा और एक होते हैं सेकेंडरी डाटा। अब देखिए, प्राइमरी डाटा को कहा जाता है प्राथमिक डाटा, सेकेंडरी को कहा जाता है द्वितीयक डाटा। ठीक है, अब प्राथमिक और सेकेंडरी ये जो है, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, फटाफट इस चीजों को नोट कर दीजिएगा। देखिए, प्राइमरी जो है वो क्या होते हैं? कोई भी ऐसा डाटा जो हमें ओरिजिनल सोर्स से मिला है। ओरिजिनल मतलब कि हमने खुद ने उसको लिया है कहीं से। जैसे कि हम कभी भी कहीं से अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम खुद कर रहे हैं, हमने खुद ने कहीं से अगर वो लिया है तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी डाटा। जैसे कि अगर मैं 25 लोगों से पूछता हूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, तो एक ने कहा मेरे को भिंडी पसंद है, एक ने कहा मेरे को आलू पसंद है, एक ने कहा मेरे से 25 लोगों ने अपनी अपनी बात मेरे को लाकर कह दी। अब देखिए, सबसे पहले आदमी ने कहा मेरे को आलू पसंद है, दूसरे ने कहा मेरे को टमाटर पसंद है, तीसरे ने कहा मेरे को मिर्ची पसंद है, ऐसे ऐसे, फिर एक ने कहा नहीं मेरे को तो आलू पसंद है। ऐसे ऐसे मैंने 25 लोगों का एक सूचना ले ली, एक सूचना मैंने ले ली, तो इसको कहा जाएगा प्राथमिक डाटा। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक डाटा या फिर प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, हमें वो जो मिला है, जो भी सूचना मिली है, जो डाटा मिला है, वो किसी और सोर्स से मिला है। और सोर्स से का मतलब, जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि महेंद्र सिंह धोनी के ओडीआई में कुल कितने रन हैं, ठीक है, तो ये सूचना हम कहां से ले सकते हैं? इंटरनेट से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो इन सबको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। ओके, यानी कि जो हमने खुद ने लिया है उसको कहेंगे प्राइमरी डाटा, और जो हमने किसी और से मांग के लिया है या फिर कई प्रकार से हम लिया है तो उसको कहा जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो ये वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई ये क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बता दिया कि इनको क्या कहा जाता है और इनमें क्या क्या होता है। अब देखिए, अब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। अब ये क्या होता है देखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में कहा जाता है, इनको कहा जाता है आंकड़ों का संगठन। अब ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज करने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 25 लोगों से पूछा कि आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद है।
एक ने आलू बताया, दूसरे ने क्या बताया, तीसरे ने क्या, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे करते करते 25 लोगों ने अपनी अपनी बात कही। पहले ने कहा आलू, फिर कहा मिर्ची, फिर भिंडी, इस प्रकार से सबने मेरे को जानकारी दी। ये जो बनता है, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है, जिस प्रकार से मैंने इनको नोट डाउन किया है, इसको कहा जाता है रॉ डाटा। क्या कहा जाता है? रॉ डाटा। रॉ का मतलब होता है, आपने खुद ने नाम सुना होगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का नाम सुना होगा। रॉ मटेरियल का मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसको कहा जाता है रॉ। ओके, यानी कि रॉ का मतलब होता है कच्चा माल जो होता है, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, जिसको कच्चा माल कहा जाता है। इसी प्रकार से यहां पर आता है कच्चा, पर आता है कच्चा डाटा। ओके, तो ये होता है रॉ मटेरियल, यानी सॉरी रॉ होता है। अब इसको हमें सुव्यवस्थित रूप से लिखना है, यानी कि अगर अब मान लीजिए यहां पर लिखा आलू, भिंडी, मिर्ची, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब अगर किसी आदमी की सबसे पहले इसके ऊपर आंख पड़ती है, वो उसको देखता है, तो उसको ये चीज मालूम ही नहीं पड़ती कि कितने लोगों को आलू पसंद है, कितने लोगों को मिर्ची पसंद है, क्योंकि एक तो आलू यहां लिखा है, दूसरा आलू मान लो यहां लिखा है, तीसरा यहां लिखा है, तो उसको सारा का सारा उसको वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से अगर शो अप कर दे कि जैसे ही उसकी आंख पड़े तो उसको मालूम पड़ जाए कि इतने लोगों को आलू पसंद है, इतने को ये पसंद है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यानी कि हमें उनको ऑर्गेनाइज करना है। अब कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए देखिए हमारे पास कई सारी चीजें होती है। इसमें देखिए सबसे पहला एक नाम आता है फ्रीक्वेंसी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है आवृत्ति। अभी आवृत्ति क्या होती है, अगर हम साइंस में बात करें तो 1/t जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन यहां पर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है मतलब, जैसे कि देखिए एक मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये आ गया कि 5 साल तक के बच्चों को 17 घंटे तक सोना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, सॉरी 5 साल, सॉरी 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों को मान लीजिए 15 घंटे सोना चाहिए। फिर कह दिया कि 3 साल से लेकर या फिर 2 साल से ऊपर के बच्चों को या 5 साल तक के बच्चों को 14 घंटे मान लीजिए सोना चाहिए। कोई ऐसी चीज हमें मिल गई, तो ये 1 साल से लेकर 2 साल तक की जो चीज है, ये जो है इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। कि ये फ्रीक्वेंसी है कि यहां से लेकर यहां तक। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं देखिए, ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 2, 1 to 2। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको कहा जाएगा लोअर लिमिट। क्या कहा जाएगा? लोअर लिमिट। और इसको कहा जाएगा अपर लिमिट। क्या कहा जाएगा? अपर लिमिट। ये चीज आप ध्यान रखना। जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे 2 to 5, 5 to 4 to 6 कुछ भी है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको कहा जाएगा लोअर लिमिट। क्या कहा जाएगा? लोअर लिमिट। और जो राइट हैंड साइड में है उसको कहा जाएगा अपर लिमिट। क्या कहा जाएगा? अपर लिमिट। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ये तो होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद देखिए हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि किसी भी सूचना को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ मार्क्स मिलते हैं। ये मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, टैली मार्क्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 25 लोगों से पूछा। मान लीजिए 25 में से 5 लोगों को भिंडी पसंद है, तो मैं यहां पर लिखूंगा भिंडी। और यहां पर देखिए मैंने 5 लोग किए, और यहां पर मैं 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से होगा। ये जो मार्क हैं इनको कहा जाता है टैली मार्क। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ अब देखिए और कुछ चीजें हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए 7 लोगों को आलू पसंद है, 7 को, तो 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मान लीजिए 2 लोगों को टमाटर पसंद है, सिर्फ 2 लोगों को, तो यहां पर 1 2 इस प्रकार से। जैसे ही 5 होता है तो यहां पर 5 होते ही 3 4 और 5 के लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अब क्या है, अब चलिए आपको इस चैप्टर की मेन जो बातें हैं वो बता देते हैं।
ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ये वही चीज है, मैंने आपको अभी जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग वाला बताया वही चीज है। क्या करना है हमें कि जैसे देखिए, अगर मैं किसी मान लो 20 बच्चों से मैं पूछता हूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, सब्जी पसंद है, मीठा पसंद है, क्या पसंद है, तो मान लीजिए एक बच्चे ने कहा मेरे को आलू पसंद है, दूसरे ने कहा मेरे को मिठाई पसंद है, तीसरे ने कहा मेरे को सिर्फ रोटी ही पसंद है। इस प्रकार से मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब मुझे इसमें से क्या करना है, इनको छांटना है। छांटना मतलब कि इनमें से कितने लोगों को सब्जी पसंद है, कितने लोगों को मीठा पसंद है, कितने लोगों को क्या पसंद है। इस प्रकार से अगर मैं इनको छांटता हूं, इनको अलग अलग ग्रुप में डालता हूं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैं भी आपको सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 दिन हो गए हैं मेरे को वीडियो बनाने का वक्त मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आज चलो आपका कॉन्सेप्ट पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा, अब ये क्या होता है, देखिए ग्राफिकल यानी कि ग्राफ पर। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा, बार ग्राफ के बारे में नाम सुना होगा, बार ग्राफ, इसको हिंदी में कहा जाता है दंड आरेख। दंड आरेख, ओके, ये होता है। अब देखिए बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, एक हिस्टोग्राम भी होता है, एक होता है पाई चार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होते हैं, और एक दो अगर आपके और है कॉन्सेप्ट में तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं है तो छोड़ते हैं। एक होता है ड्यूबल बार ग्राफ, ड्यूबल बार ग्राफ, और कुछ है क्या, चलो आपके 4 ही है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अब बार का मतलब आप जानते हो, आपने सुना होगा नाम एक बार मैग्नेट के बारे में। बार का मतलब ही यही होता है कि जो रेक्टेंगल की शेप में हो। किसके शेप में हो, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल क्या मतलब होता है, आयत, ठीक है। तो देखिए बार ग्राफ, जैसे कि देखिए मैं यहां पर एक सूचना लेता हूं, एक सूचना मेरे को मिलती है कि भाई 5 लोगों को आलू पसंद है, 5 लोगों को आलू पसंद है, ओके। 6 लोगों को टमाटर पसंद है, 12 लोगों को मिर्ची पसंद है, 18 लोगों को मिठाई पसंद है। अब मान लीजिए ऐसा मेरे को एक सूचना मिली। अब इस सूचना को मुझे उसमें शो अप करना है। कैसे कर सकता हूं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको एक्स कहा जाता है, इसको वाई कहा जाता है, इसके ऊपर मुझे शो अप कर देना है। अब यहां पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर कुछ भी आपको, अगर मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए सबका सब स्टूडेंट्स को पूछा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 5, 10, 15, 20, 25, या 5 की जगह आप यहां पर 1, 2, 3, 4 ले सकते हो, या फिर 2 ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। हाईएस्ट कितना, 18 है, ठीक है। यहां पर ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं आलू, कि कितने लोगों को आलू पसंद है, फिर क्या है टमाटर, फिर क्या है मिर्ची, आलू में थोड़ा यहां लिख देता हूं, और ये जो है मिठाई यहां पर लिख देता हूं, मिठाई, ओके। अब मुझे यहां पर शो करना है कि भाई कितने लोगों को मिठाई पसंद है, तो 18 लोगों को मिठाई पसंद है। तो यहां से मैं लूंगा और 18 पर जाकर, ये यानी कि लाइन हमें सीधी खींचनी है, एकदम सीधी खींचनी है यहां तक, और ये यहां पर एक बार बना लेना है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि मिठाई है जो 18 स्टूडेंट्स को
पसंद है। इसी प्रकार से यहां पर पता चलता है कि आलू, तो आलू देखिए कितनों को पसंद है, 5 को, तो 4 यहां पर आ रहा है और 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो यहां पर 5 आएगा, मतलब कि आलू 5 लोगों को पसंद है, ये आ गया। उसके बाद 6 लोग आते हैं, तो 6 लोग ये रहा, तो ये यहां से ये देखो ये 6 आ गया। इसी प्रकार से यहां पर आता है 12 लोगों को मिर्ची पसंद है, तो 12 लोग यहां पर आते हैं, ये यहां पर बना दो बस। इस प्रकार से ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ की विशेषता क्या होती है कि इनके बीच में एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, इनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन एक आपके बात आएगी हिस्टोग्राम के बारे में, उसमें क्या है कि बीच में स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बार ग्राफ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसमें आप कभी भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया कि भाई इस प्रकार से आपको मिल गया और आपसे पूछा गया कि भाई कितने लोगों को मिर्ची पसंद है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मिर्ची को देखना है। तो मिर्ची यहां पर है, मिर्ची का बार यहां तक बन रहा है, फिर इस बार को आप यहां से यहां तक देखने की कोशिश करना, तो भाई 12 लोगों को मिर्ची पसंद है। ओके, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए 12 और 14 के बीच में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, 14 प्लस 12 बट्टा 2 कर देना। 14 प्लस 12 कितने होते हैं, 26 बट्टा 2 कितने हो गए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कभी भी याद रखना कि अगर बीचों बीच आ रहा है, मान लीजिए यहां पर आपके आ रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से आ रहा है मान लीजिए। तो अब आपको मान लीजिए 5 और इसके बीच में आ रहा है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, 10 प्लस 5 बट्टा 2 यानी कि 15 बट्टा 2 यानी कि 7.5, 7.5 आपका आंसर आएगा। इस चीज के बारे में याद रखना। बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर 5 और इसके बीच में आ रहा है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका मीडियन निकाल लेना है। मीडियन निकालने का मतलब इनको जोड़कर इसमें 2 का भाग दे देना, जो इसका मिड पॉइंट आएगा वही इसका आंसर होगा। ओके, चलिए, तो ये होता है बार। अब बार के बाद एक बात आती है, वो है ड्यूबल बार, ठीक है। ड्यूबल बार, ड्यूबल बार का मतलब 2 बार बार आएगा, ठीक है, 2 बार बार ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक यहां पर एग्जांपल है, देखिएगा इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 5 लोगों को आलू, किसी को ये, किसी को ये है। इसके साथ साथ मान लीजिए एक सूचना आपको और भी मिल गई कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी को गाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन हम एक ही ग्राफ में शो कर दें, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई कितने स्टूडेंट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे हैंडराइटिंग के बारे में मत सोचना, मैं फटाफट कोर्स पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 5, 10, 15, ये 25, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पर मैंने लिख दिया आलू, और आलू के साथ साथ मैंने लिख दिया डांस, ठीक है। अब मान लीजिए 10 लोगों को आलू पसंद है, ठीक है। इसी के साथ साथ डांस जो है, वो डांस है 15 लोगों को पसंद, तो मैंने यहां से ये 15 कर दिया। इसको तो मैं कुछ ऐसे शो कर देता हूं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं। इसी प्रकार से यहां पर एक बात आती है कि भाई कितने लोगों को मिर्ची पसंद है, और मिर्ची के साथ साथ उनको सोना पसंद है। सोना का मतलब सो जाना, ठीक है, गोल्ड यहां पर नहीं है। अब मान लीजिए 20 लोगों को सोना मिर्ची पसंद है, तो मैंने 20 पर ये कर दिया, ये 20 पर मिर्ची हो गई। अब सोना कितनों को पसंद है, मान लीजिए 15 लोगों को सोना पसंद है, तो यहां आकर 15 पर मैंने सोना कर दिया। ये देखो, इस प्रकार से जो आते हैं ग्राफ। लेकिन याद रखना, 2 ग्राफ यहां पर बन गए, 2 यहां पर बन गए, सॉरी ये 2 बार यहां पर बन गए, 2 बार यहां पर बन गए, दोनों के बीच में स्पेस होगा। अगर दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, मतलब कि ये हिस्टोग्राम है। क्या है, हिस्टोग्राम। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब अगर आपसे यहां पर पूछ ले कि भाई आलू कितने लोगों को पसंद है, तो भाई जहां पर आलू लिखा है उसके ऊपर देख लो, ये रहा 10, ये रहा डांस का 15, ये रहा मिर्ची का 20, और ये रहा सोने का 15। इस प्रकार से आप स्वैप
कर सकते हो। चलिए हिस्टोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम देखिए, जैसे कि आपको सूचना मिलती है कि 2001 से लेकर 2005 के बीच जनसंख्या में, यानी कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें 5% का इंक्रीजमेंट हुआ है। कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? 5% इंक्रीज हुई है। इसी प्रकार से आपको सूचना मिलती है कि 2005 से लेकर, या फिर 2005 से लेकर आप कह सकते हो 2010 तक मान लीजिए हमारी 7% पॉपुलेशन बढ़ गई। इसी प्रकार से आपको सूचना मिलती है 2010 से लेकर 2015 तक हमारी पॉपुलेशन 9% बढ़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको सूचना मिल सकती है कि 2015 से लेकर 2020 तक हमारी पॉपुलेशन 12% तक बढ़ने के चांसेस है। इस प्रकार से अगर हमें यहां पर सूचना मिलती है तो इनको स्वैप करने के लिए, यानी कि 2001 से 2005 तक, यानी कि हमें इंटरवल मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है? इंटरवल मिल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इस फ्रीक्वेंसी वाले, इस इंटरवल को स्वैप करने के लिए हमें, यानी कि इससे लेकर इस तक, यानी कि हमें बीच के बारे में मिल रहा है। पूरा का पूरा अगर ये मिले कि 2001 में इतनी बड़ी थी, 2005 में इतनी बड़ी थी, तो हम बार ग्राफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बार ग्राफ का। लेकिन 2001 से लेकर 2005 के बीच, यानी कि इस 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 सबको एक साथ कंबाइन किया गया है और उसके बाद हमें कहा गया है कि भाई 5% बढ़ी है। ठीक है, तो ऐसे को स्वैप करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूं इसको स्वैप। देखिए याद रखना 5, 7, 9, 12। ठीक है, चलिए ये बनाया ग्राफ हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब यहां पर मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे हो नहीं रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर मैं लिखता हूं 2001 से लेकर 2005, 2005 से लेकर 2006, सॉरी 2010, 2010 से लेकर 2015, और यहां पर मैं लिखता हूं 2015 से लेकर 2020। इस प्रकार से मैंने ये ले लिया। अब मेरे को मालूम है कि 2001 से लेकर 2005 तक कितनी बढ़ी है? 5%। तो ये मैंने 5% कर लिया यहां पर। ठीक है, ये 5% हो गया। फिर 2005 से लेकर 2000 यहां तक कितनी बढ़ी है कि मान लीजिए 7%। तो ये रहा 7%, तो इसके साथ ही लेना है हमें, इसके साथ ही लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में अब स्पेस नहीं आएगा, याद रखना, ये बार और ये बार इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। फिर 2000 यहां से लेकर मैंने 9% लिया, तो ये रहा 9%, ये 9%। फिर यहां पर मिला है 2015 से लेकर 2020 तक मेरे 12% मिला है, तो मैं यहां पर यहां से लेकर पूरा पूरा 12% कर देता हूं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 2005 से लेकर यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, तो सीधा सीधा यहां पर ये जो है इसको सीधे तो लेना कि 7%, तो 7%। इस प्रकार से आपको ये चेक करना है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे कि 2005 से लेकर 2000 यहां तक, 2001 से लेकर 2005 तक कितना बढ़ा, तो यहां से आप सीधा सीधा एक लाइन खींचना इस लेफ्ट हैंड साइड की ओर और 5% लिख देना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि 2010 से लेकर 15 और 2001 से लेकर 5 में जो इंक्रीजमेंट हुआ है उनमें डिफरेंस कितना है। तो 2000 यहां से देखिए यहां तक इसका इंक्रीजमेंट है 9% का, और यहां पर इसका इंक्रीजमेंट है 5% का। तो 9 में से 5 को माइनस कर दो तो 4% का डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। चलिए हिस्टोग्राम के बारे में बता दिया, बार, ड्यूबल बार ये बता दिया। अब आती है बात पाई चार्ट के बारे में। किसके बारे में? पाई चार्ट के बारे में।
अब ये क्या होता है, देखिए पाई चार्ट जो होता है वो एक सर्किल पे बनाया जाता है, एक वृत्त पर होता है। अब ये क्या होता है, देखिए आपने कई बार इस प्रकार से सुना होगा कि भाई 68%, सॉरी यहां पर आपने देखा होगा 68%, और यहां पर फिर आपने देखा होगा 20%, और फिर आपने यहां पर और कुछ ऐसे दिखे होंगे 5%, 1%, 2%, इस प्रकार से कुल मिलाकर 100% होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो शो अप किया जाता है इसको कहा जाता है पाई चार्ट। ठीक है, ये वो क्यों बात है कि मैंने मान लीजिए 100 लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई आपको कौन सा विषय पसंद है। एक ने कहा मुझे आर्ट्स पसंद है, एक ने कहा मुझे मैथ पसंद है, एक ने कहा मुझे साइंस पसंद है, एक ने कहा मुझे इंग्लिश पसंद है, एक ने कहा मुझे हिंदी पसंद है। ऐसे ऐसे 100 लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। 100 में से 25 लोग तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को हिंदी पसंद है, 25 और 30 लोग और कह रहे हैं कि सर मेरे को हिंदी नहीं, मेरे को तो इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश। 40 लोग कह रहे हैं कि मुझे आर्ट्स पसंद है। ये हो गए 70 और 95, है ना, 95 हो गए। अब 2 लोग तो कह रहे हैं कि सर हमें तो सिर्फ साइंस ही पसंद है, और 3 लोग कह रहे हैं कि मुझे मैथ पसंद है। अब इस प्रकार से मुझे ही मिल गया। अब इनको मुझे शो अप करना है, तो मैं यहां पर शो अप कर सकता हूं कि मैंने कुल 100 लोगों से क्वेश्चंस पूछे। कितने लोगों से क्वेश्चंस पूछे? 100 लोगों से क्वेश्चंस पूछे। 100 में से 25 लोग हिंदी बता रहे हैं, तो इसका देखिए हाफ कि हिंदी के 25, तो 25% यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। ये 25% यहां पर आपको लिखना है हिंदी। क्या लिखना है कि इतने लोगों को हिंदी पसंद है। इसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है कि 30 लोगों को इंग्लिश पसंद है, तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर ये 30% पर इंग्लिश पसंद है लोगों को, मान लीजिए। और 40 को आर्ट्स पसंद है। 40 को आर्ट्स पसंद है का मतलब, अब ये देखिए 25 और 30 हो गए 55। अब 55 मतलब पीछे 40 को हमें निकालना है, यानी कि 5% थोड़ा सा छोड़ दो, ये 5% छोड़ दो, बाकी पूरा 40%, यानी कि ये कौन है? आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, आर्ट्स वाले। अब 5% जो बच रहे हैं इनमें से साइंस और मैथ के, तो ये यहां पर हम कर देते हैं साइंस और ये मैथ। इस प्रकार से ये शो अप किया जाता है। इसको कहा जाता है पाई चार्ट। क्या कहा जाता है? पाई चार्ट। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप इसके बारे में ध्यान रखना। आपसे ऐसे वैसे तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए अब बात आती है मीन, मोड और मीडियन के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं मीन, मोड, मीडियन। मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है सिंपल भाषा में एवरेज। क्या होता है? एवरेज। किसी भी चीज का एवरेज निकालना। अब जो मीन होता है, इस मीन को लिखा जाता है एक्स बार। क्या लिखा जाता है? बार। ये जो होता है ऊपर, इसको बार कहा जाता है, इसको एक्स बार कहा जाता है, एक्स बार। तो मीन को एक्स बार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्स बार। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज मिल गई कि मिल गया आपको कि मान लीजिए 20 लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, 5 लोगों को, या फिर मान लीजिए किसी भी संस्थान द्वारा 100 लोगों से या फिर 10 लोगों से डोनेशन लिया गया। क्या लिया गया? डोनेशन। ठीक है, पहले आदमी ने उन्हें 500 रुपए दिए, दूसरे आदमी ने उन्हें 400 रुपए दिए, तीसरे आदमी ने 450 दिए, चौथे आदमी ने 300 रुपए दिए, पांचवें आदमी ने 900 रुपए दिए, 600 आदमी ने 1000 रुपए दिए। सॉरी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें आदमी ने 1500 रुपए दिए, 8वें आदमी ने 2000 रुपए दिए, 9वें आदमी ने 700 रुपए दिए, और लास्ट वाले ने मान लीजिए 200 रुपए दिए। अब आपसे पूछते जाए कि इसका मीन क्या है, इसका मीन निकालिए। अब मीन निकालने का मतलब हमें एक्स बार निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? सबको जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते करते xn तक जोड़ दो, और कितने हैं उनका भाग दे दो। मतलब कि x1 क्या है? x1 ये है, x2 x3 x4 x5 इस प्रकार से, और कुल मिलाकर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका भाग दे दो। मतलब कि
हमें यहाँ पर क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने का मतलब 500, 400, 900 और 400 इस प्रकार सबको जोड़ दो, और यानी कि मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको। 500 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 और प्लस 700 प्लस 200, सबको जोड़ दिया, बट्टा कर दिया 10। कुल लोग कितने थे उतना भाग दे दो, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, कितना आएगा जोड़, 900 और 900 1800, 1800 और 2800, ये हो गए 3000, 3000 और ये हो गए 5000, ये हो गए 6500, 6500 और ये हो गए 7500 और ये हो गए 7950 रुपए, बट्टा कर दो 10। तो ये आपका कुल मिलाकर आ गया 795। ये क्या है, एक्स बार है, मीन है, ये इसका मीन है। अगर मीन पूछ लिया जाए तो आपको इस प्रकार से निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए मीन में कुछ चीजें और आती है, जैसे क्या आता है, एक चीज आती है जिसको कहा जाता है मीन में कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। अब ये क्या होता है देखिएगा, कंबाइंड मीन जो होता है इसका मतलब होता है एक साथ मिला हुआ मीन। मतलब कि अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसे कि देखिए यहां पर कि दो चीजें आपको एक साथ मिल जाए, यानी कि एक आपको मिल जाए कि 15 लोगों का मीन जो है, एक्स बार जो है वो है मान लीजिए n1 है, मान लीजिए, ठीक है। या फिर 15 लोगों का जो मीन है वो x1 बार है, x1 बार है, ठीक है। और ये है 15 लोगों का, और 25 लोगों का जो मीन है वो है x2 बार। मान लीजिए आपको कुछ भी मिल गया, मतलब कि 15 लोगों ने पैसा दिया, उसका जो मीन है, यानी कि सबने कितना पैसा दिया जोड़कर उसमें उनका भाग दिया, हमने 15 का भाग दिया, वो है मान लीजिए 1500 रुपए, मान लीजिए। इसी प्रकार से 25 लोगों का पैसा और भी है हमारे पास, उनका जो मीन है वो है मान लीजिए 2500 रुपए। अब कुल मिलाकर हमसे पूछ लिया जाए कि दोनों का एक साथ मीन कितना होगा, उसको कहा जाएगा कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाएगा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है कि x1 बार और x2 बार का अगर हम दोनों को एक साथ निकालना चाहें तो x1 बार और x2 बार का दोनों का एक साथ निकालने का मतलब है कि x1 बार n प्लस x2 बार n मल्टीप्लाई करो, n1 यहां पर n2 आएगा और यहां पर n1 प्लस n2 का भाग दे दो, बस। ये क्या है देखिएगा, इसके बारे में आपको बताता हूं ये क्या होता है। n1 और n2 क्या है, n1 और n2 क्या है, जैसे कि n1 मतलब कि ये जो 15 लोग हैं ये होंगे n1, यानी कि जब हमारे पास पहला जो मीन है इसमें कुल कितने लोग थे, कुल क्वांटिटी कितनी थी, तो कुल क्वांटिटी कितनी थी n1 यानी कि 15। अब अगर इसमें हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिएगा इसमें निकालने के लिए हमें n1 मतलब कि 15 को मल्टीप्लाई करना है x1 बार से, x1 बार कितना है 1500, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n2 कितना है 25, मल्टीप्लाई किससे करना है x2 से, x2 बार से कितना है 2500, तो ये 2500। फिर यहां पर क्या करना है 1500 और सॉरी n1 और n2 को जोड़ देना है, 15 और 25 को जोड़ दो, 15 प्लस 25 ये जोड़ दिया। अब कुल मिलाकर क्या आ रहा है 1500 और इसको किया मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 22500 प्लस 2500 2500 किया 625 00 बट्टा 40, ये हो गया। अब इनको जोड़ दो और इसमें भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा कंबाइंड मीन का। क्या आएगा, कंबाइंड मीन का आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात कर देते हैं मीडियन के बारे में कि भाई मीडियन क्या होता है। मीडियन निकालने के लिए देखिए दो फॉर्मूले होंगे, एक तो होगा ओड अगर है, ओड अगर नंबर है तो उसका एक और फॉर्मूला होगा, इवन नंबर है तो उसका एक अलग फॉर्मूला होगा। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, क्या होता है विषम संख्या, और इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब देखिए ओड नंबर एंड इवन नंबर में इसमें क्या है, अब सबसे पहले बात आती है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है कि बीच वाली चीज को निकालना, बीच वाली चीज को निकालना, यानी कि मिड पॉइंट कौन सा होगा उसका वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे कोई अगर एग्जाम्पल मिले हमें कि
जैसा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर ओड नंबर है उसका अगर हमें मीडियन निकालना है तो ओड नंबर का मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। n का मतलब होता है कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दूं तो वो आएगा n+1/2। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर जो इवन है उसका होगा n/2+1, n/2+1। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अब ये ओड इवन क्या है? ओड का मतलब जो संख्याएं हैं वो ओड है कि इवन है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही बताऊंगा, देखिएगा। एक एग्जांपल यहां पर है, देखिए 65, 35, 37, 23, 0, 18, 82, 92, 72, 32, 10 और अब देखिए यहां पर यहां पर हमारे पास मिल चुका है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमें सबसे पहले अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब 0 सबसे पहले आता है तो 0 लिखो, कुछ भी आप कर सकते हो। पहले आप ये लिख सकते हो, पहले आप ये लिख सकते हो, लेकिन छोटे से बड़े या बड़े से छोटे तक लेके जाना है। पहले आया 0, फिर हमारे पास आता है 5, फिर आता है 10, फिर आता है 18, 5, 10, 18 ये आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास 23, उसके बाद हमारे पास आता है 35, 37, तो ये आ गया 35 और 37। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, और एक 32 भी था बीच में ना, चलो 32 लिख देते हैं, 32, 35, 37, ये आ गया 37 तक। उसके बाद हमारे पास आता है 65, उसके बाद 72, उसके बाद 82 एंड 92। इस प्रकार से छोटे से बड़े की ओर लेके गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 12। मतलब कि ये एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर, एक सम संख्या है। अब जब सम संख्या होती है तो उसका मीडियन निकालने के लिए n/2 एंड n/2+1 होता है। ठीक है, मतलब कि n/2 का मतलब 12 में 2 का भाग दे दो, 12 में 2 का भाग दिया मतलब सिक्स्थ टर्म जो होती है वो आएगी एक तो, और एक आएगी n+1/2 यानी कि 12/2 + 1 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7वीं। अब छठी और 7वीं यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गई और 7वीं ये हो गई, ये दोनों इसके मीडियन होंगे। अब इनका इन दोनों को जोड़ दो, बट्टा 2 कर दो, ये आएगा इनका मीडियन। क्या आएगा? 35 और इसको जोड़ा तो क्या आ गया? 60 और 67, 67/2, इसका भाग दिया तो आ गया करीब 33.5। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीडियन निकाले जाते हैं। अगर इसकी जगह ओड नंबर होता, ओड नंबर, तो ओड नंबर में क्या होता? मान लीजिए यहां पर ये 5 ना होता तो ये ओड हो गया। अब ये ओड हो गया। ओड होने का मतलब क्या है? सिर्फ हमें n+1/2 ही करना हो, कुछ नहीं करना है। मतलब अब यहां पर कितना n है? 11 + 1/2 यानी कि 6th टर्म, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सीधा आंसर हो जाता 35। लेकिन यहां पर जब हमें इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब हमारे पास 2 होंगे और उन दोनों को जोड़कर उसका मीन निकालना पड़ेगा, तभी हमें उसका मीडियन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मीन। अब बात आती है मोड की। मोड में कुछ नहीं होता है, जो चीज बार बार आ रही है, जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको हमें चूज कर देना है। जैसे कि मोड के बारे में बात करते हैं, मोड। अब देखिए मोड क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है 4 6 5, मान लीजिए कोई संख्या दी 1 2 5 6 9 2 5 4 5 6 2 2 3 2। अब मान लीजिए ये चीज दी हुई है। अब देखिए इसमें, देखिए सबसे हाईएस्ट कौन आ रहा है? 2 2 2 2 2 2। देखिए कितनी बार आ रहा है? करीब 5 बार आ रहा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए वही हमारा आंसर होगा। तो 2 हमारा मोड हो गया। ये होते हैं मीन, मोड और मीडियन। इसके बाद एक चीज आपके बच जाती है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी चीज है, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? बारंबारता। बारंबारता कहा जाता है, पता नहीं शायद ऐसा ही कोई नाम है इसका नाम। ठीक है,
तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हमें कुछ सोचना है, यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई सोच के बताओ कि क्या हो सकता है, यानी कि चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है देखिएगा, प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है पीई। ई का मतलब होता है इवेंट। क्या होता है, इवेंट, यानी कि क्या काम हुआ है। इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब, अब देखिए यहां पर आउटकम क्या है, आउटकम का मतलब कितना रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आपने एक गेम खेला होगा लूडो, उस लूडो में आपने एक देखा होगा इस प्रकार से क्यूब होता है हमारे पास, उस क्यूब में 6 साइडें होती है, हर साइड में यहां पर 1 बना होता है, यहां पर 2 बने होते हैं, यहां पर 3 बने होते हैं, 4, इस प्रकार से। तो देखिए कुल 6 होती है साइडें, 6 साइडों में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3, 4, 5 और 6 तक आ सकता है वहां पर। ओके, अब जब हम उसको फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यानी कि कुल मिलाकर 6 आउटकम आ सकते हैं, 6 आउटकम आ सकते हैं। तो ये जो है ये है टोटल आउटकम। क्या है, टोटल आउटकम। ओके, इसी प्रकार से अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उसको फेंकने के बाद 2 आएगा, उसको फेंकने के बाद 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 देखिए सिर्फ एक बार ही आ सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 ही है, कि ये 2 जो है ये सिर्फ एक बार आ सकता है, और कुल कितने हैं, 6, तो 1/6 ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो। इसी प्रकार से देखिए अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4 मतलब 4 तो सिर्फ एक बार आ सकता है, तो 1/6, ये भी 1/6 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 और P6 तक अगर सबको जोड़ दिया जाए, प्रोबेबिलिटी का अगर हम पूरा जोड़ दे टोटल, तो हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, याद रखना। इसी के प्रकार से आप जानते हो जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, उस कॉइन में एक हेड होता है, एक होता है टीथ, एच और टी 2 होते हैं। अब देखिए इसमें हेड भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसी प्रकार से आप जानते हो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड सिर्फ एक बार आ सकता है, तो यहां पर 1, और कुल कितने हैं, 1 और 2, तो 2, 1/2 है प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की। किसकी आने की, हेड आने की, ठीक है। तो ये होती है आपके प्रोबेबिलिटी, यहीं पर आपका पूरा होता है, और ये चैप्टर मैं यहीं पर पूरा करता हूं। और कुछ चीजें होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द पूरा करना था, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। चलो 1-2 चीजें और बता देते हैं इसी के बारे में, आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो देखिए हेड टेल वाला मैंने आपको बताया, ये है, ठीक है। अब एक कॉइन को हमने फेंका, ठीक है, तो वहां पर हेड भी आ सकता है, वहां पर टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमसे हेड का पूछा जाए तो हेड की 1/2 होगी, इसकी पूछा जाए तो इसकी 1/2 होगी। अब अगर दोनों कॉइन एक साथ फेंके जाए, 2 कॉइन कितने हैं, 2 है, दोनों को अगर एक साथ फेंका जाए तो फर्स्ट टाइम फेंकने पर, यानी कि जो सबसे पहला कॉइन है उसमें हेड आ सकता है, और सेकंड वाले में भी हेड आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हेड आ सकता है, लेकिन सेकंड वाले में ये आ सकता है टेल। फर्स्ट वाले में टेल आ सकता है, सेकंड वाले में भी आ सकता है टेल। फर्स्ट वाले में टेल आ सकता है, सेकंड वाले में हेड आ सकता है। कुल मिलाकर 4 आउटकम हो रहे हैं हमारे पास। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि दोनों कॉइन्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए सिर्फ एक बार बन रहा है, तो 1/1, 2, 3, 4, 1/4 बन रही है। दोनों कॉइन में टी आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4। एक हेड
और एक आएगा टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी तो देखिए हेड टेल यहां पर भी, हेड टेल यहां पर भी, यानी कि 2 बार आ रहा है, 2/4 यानी कि 1/2। ओके, तो इस प्रकार से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब एक बात आती है आपके इसमें, इसी चैप्टर से है, वो है कार्ड। क्या है? कार्ड। अब ये कार्ड क्या होते हैं? कार्ड आपने होते हैं, कार्ड कुल मिलाकर कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये 52 कार्ड्स को भी 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भागों मतलब 13, 13, 13 और ये हो गए 13। अब इनको भी 2 भागों में आप बांट सकते हो। ये होते हैं रेड कार्ड। कौन से कार्ड? रेड कार्ड। और ये होते हैं ब्लैक। कौन से होते हैं? ब्लैक। अब ये जो रेड कार्ड होते हैं इनको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो। कौन से होते हैं? एक तो होता है डायमंड और एक कार्ड होता है स्पेड्स होता है। कौन सा होता है? हार्ट्स, सॉरी, क्लब्स एंड स्पेड्स, क्योंकि कार्ड्स मैं तो कभी खेलता नहीं हूं। चलिए, रेड जो होते हैं, रेड में होता है एक तो हार्ट्स होता है और एक होता है डायमंड। एक होता है हार्ट्स और एक होता है डायमंड। ब्लैक में होते हैं एक तो होता है क्लब और एक होता है स्प्रेड होता है। कौन सी होती है? स्पेड्स होती है, स्पेड्स। ठीक है, ये होते हैं कार्ड्स। वैसे कार्ड्स के बारे में आपको शायद ही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन फिर भी याद रखना कुल कार्ड्स 52 होते हैं। 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। इसमें से भी रेड में अगर बात करें तो 13 कार्ड जो होते हैं वो हार्ट्स के होते हैं और जो पीछे बचते हैं 13 वो होते हैं डायमंड। ब्लैक की बात करें तो इनमें भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। ओके, इसमें भी देखिए 52 कार्ड्स में 4 तो होते हैं किंग, 4 ही होती है क्वीन, ठीक है, और 4 ही होते हैं जे, और इस प्रकार से होते हैं कुछ। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। और 4 ही होते हैं ए, ठीक है ना। जो ए होते हैं उसको कहा जाता है एस कहा जाता है, शायद ऐसा कुछ नाम है उसका, एक कहा जाता है उसको। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स है उसमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कुल मिलाकर कितने हैं? 4 एक है। तो देखिए 4 एक है तो और कुल कार्ड है 52, तो 52/4 यानी कि 1/13। ये है प्रोबेबिलिटी एक आने की। अब आपसे पूछा जाए कि राजा यानी कि के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? के आने की प्रोबेबिलिटी होगी यहां पर 4 है और 4/52, कुल मिलाकर 1/13। ठीक है, तो ये कार्ड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, कुल कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स में क्वीन कितनी होती है, कार्ड्स में एक कितने होते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स जो होते हैं कार्ड्स वो कितने होते हैं। तो आपका ये जो मैथ का कॉन्सेप्ट है ये यहीं पर पूरा हो रहा है। और इस मैथ में एक चीज और बच जाती है, वो चीज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तब तक के लिए जय हिंद।